गुड आफ्टरनून। आवाज़ आ रही है तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये लाइट जला दीजिए सारी, एसी चला दीजिए, लाइट सारी जला दो। अच्छा, तो हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता रहे थे। यही चलेगा। बारह सौ छियानवे से 1316। विनोद जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं विनोद जी? सौरभ जी नमस्ते। आगे चलिए, वही सुबह वाला जो पूरा किए करा रहे हैं। सुबह में अलाउद्दीन स्टार्ट किए थे, तो उसके आगे अलाउद्दीन का हम आपको बताते हैं। अलाउद्दीन की तमाम नीतियां हैं, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी स्टार्टेड मार्केट रेगुलेशन। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था। दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था, मार्केट रेगुलेशन, बाजार नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार केंद्र में एक विशाल स्थायी सेना रखा। एक विशाल स्थायी सेना रखा। 4,75,000 की एक विशाल सेना सेंटर में पहली बार रखा और इन सैनिकों को कैश पेमेंट दिया। एकता सिस्टम को समाप्त कर दिया। एकता प्रथा जो कि इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, इसने एकता सिस्टम को समाप्त कर दिया था और इसने सिपाही को कैश पेमेंट दिया। एक सिपाही को एक महीने का एक घोड़े के लिए 274 टन का पेमेंट दिया और अगर कोई एक्स्ट्रा घोड़ा है तो उसके लिए 76 टन का एक्स्ट्रा देता था। तो पहला ऐसा सुल्तान है बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया। क्यों लगाया? बिकॉज अलाउद्दीन हैड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। एट सेंटर 4,75,000 की एक विशाल स्थायी सेना रखा। केंद्र में पहली बार एक विशाल स्थायी सेना रखा। इन सैनिकों को कैश पेमेंट दिया। नकद वेतन दिया। मार्केट कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल्ड मार्केट, बाजार पर नियंत्रण कर लिया। एंड फिक्स्ड द प्राइसेस, वस्तुओं के दाम फिक्स कर दिए। एक विशाल सेना रखा, कैश पेमेंट दिया, बाजार पर नियंत्रण कर लिया, वस्तुओं के दाम को फिक्स्ड कर दिया। यदि दुकानदार सामान कम तौलता
या कम तौल में देता तो दुकानदार के शरीर से उतना मांस कटवा लिया जाता था। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर पूरी निगरानी रखा। समय समय पर अलाउद्दीन खिलजी बच्चे को, छोटे बच्चे को टंका देकर सामान मंगवाता था और तौलवाता था। यदि सामान तौल में कम पाया गया तो दुकानदार की खैर नहीं, उसके शरीर से उतना मांस कटवा लेता था। इतना सख्ती से लागू किया गया बाजार नियंत्रण व्यवस्था कि जितने भी व्यापारी सामान बेचने आते थे वे मार्केट कंट्रोल के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते थे। ना फॉलो करने वाले को मृत्यु दंड की सजा दिया जाता था या उसके शरीर से मांस कटवा लिया जाता था। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे इंडिया की मार्केट कंट्रोल नहीं किया, केवल दिल्ली का मार्केट ही कंट्रोल किया, क्योंकि विशाल सेना उसने दिल्ली में रखा। इसलिए दिल्ली के बाजार को ही नियंत्रण किया, दिल्ली के मार्केट को ही कंट्रोल किया, स्थायी सेना सेंटर में रखा। अच्छा, दूसरी बात, वे ही व्यापारी इस बाजार में अपने सामान को बेच सकते थे जो रजिस्टर्ड होते थे, जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया होता था। बिना रजिस्ट्रेशन का व्यापारी दिल्ली की मार्केट में अपने सामान नहीं बेच सकता था। व्यापारी अपने सामान को ले आके बेचता था, कभी कभी व्यापारी को घाटा भी लगता था, लेकिन उसकी भरपाई सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी करता था। व्यापारियों के रहने के लिए, खाने पीने के लिए पूरी व्यवस्था थी, पूरा व्यवस्था फैसिलिटी प्रोवाइड किया हुआ था। तो ऐसा नहीं था कि जबरदस्ती व्यापारियों पर किया जाता था। व्यापारी अपने सामान ले आए, जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं बेचे, अगर उनको घाटा होता था तो सुल्तान की तरफ से उनकी भरपाई की जाती थी। रहने खाने पीने का पूरा इंतजाम होता था, इसलिए पूरी व्यवस्था दिया था। और एक बात, बाजार के हर वस्तु के अलग अलग मार्केट थे। मच्छी मार्केट अलग था, सब्जी मंडी अलग था, अनाज मंडी अलग था, गुड़ मंडी अलग था, दास दासियों की मंडी अलग थी, घोड़े की मंडी अलग थे, पशुओं के अलग अलग मंडी थे, कीमती वस्तुओं की अलग मंडी थी। कीमती वस्तु सबको नहीं दिया जाता था, कीमती वस्तु उसी को दिया जाता था जिसका नाम रजिस्टर्ड होता था। नहीं तो पता चला कि कोई आदमी स्मगलिंग कर सकता था। दिल्ली के मार्केट में कोई वस्तु महंगी सस्ते में मिलती थी, यहाँ से खरीद कर बगल के मार्केट में ले जाए, महंगे में बेच सकता था। तो इस तरह से महंगे वस्तु केवल उसी को दिया जाता था जो उस रेंज में आते थे। सबको महंगी वस्तु नहीं दिया जाता था, जिनका नाम रजिस्टर्ड था उसी को महंगे वस्तु दिए जाते थे। तो बड़ा ही डिग्निटी मार्केट का मेंटेन किया गया था। वैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर कंट्रोल के लिए एक अधिकारी बनाया था, सहना ए मंडी। सहना ए मंडी ये एक अधिकारी बनाया गया था। मार्केट का इंचार्ज यही था। सराय अदल, सराय अदल सराय अदल कोर्ट एक अदालत थी। बाजार से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए, बाट बटखरे के विवाद को सुलझाने के लिए सराय अदल नामक अदालत बनाई गई थी। और दीवाने रियासत, दीवाने रियासत यह एक डिपार्टमेंट था। इस दीवाने रियासत के अंडर में पूरा मार्केट कंट्रोलिंग सिस्टम काम करता था। तब याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रित करके वस्तुओं के दाम फिक्स्ड कर दिए, क्योंकि केंद्र में एक विशाल स्थायी सेना रखा।
सिपाहियों को कैश पेमेंट दिया, कम पेमेंट दिया, मार्केट कंट्रोल कर लिया, प्राइस को फिक्स्ड कर दिया। और अलाउद्दीन ने इक्ता सिस्टम समाप्त कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी स्टॉप्ड इक्ता सिस्टम। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान है जिसने इक्ता सिस्टम को समाप्त कर दिया। इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। इक्ता सिस्टम क्यों समाप्त किया? क्योंकि वह पहली बार सैनिकों को कैश पेमेंट दिया, इक्ता की जगह कैश पेमेंट दिया। बाकी हमने आपको बताया अला उल मुल्क ही इसको सजेस्ट कर सकता था। एक मामले में अला उल मुल्क ने इसको सलाह दिया था, विश्व विजेता ना बनो, बाकी कोई सलाह लेने की आवश्यकता पड़ती तो अला उल मुल्क ही सलाह दे सकता था। तो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण व्यवस्था ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलाउद्दीन खिलजी दीवानी मुस्त खराज, दीवानी मुस्त खराज दीवानी मुस्त खराज एक डिपार्टमेंट पहली बार बनाया। ये इस विभाग के द्वारा दीवानी तो दीवानी मुस्त खराज नामक एक विभाग बनाया। इस विभाग का काम क्या था? कलेक्ट एरियर्स फ्रॉम पीजेंट्स और क्या काम था? एंड टू स्टॉप फ्यूचर एक्युमुलेशन। ये इस डिपार्टमेंट का काम था। यानी हिंदी में इसको कहा जाएगा किसानों पे बकाया कर वसूलने के लिए तो ये इसका मेन काम था इस डिपार्टमेंट का, किसानों पे बकाया कर वसूलने के लिए और भविष्य में किसानों पर कर बकाया न रहे। किसानों पर बकाया कर वसूलने के लिए अथवा भविष्य में किसानों पर कर बकाया न रहे, इसके लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया। तो समझ में आ रहा है बेटे? विनोद, सौरभ, बाकी लोग बताएं।
अलाउद्दीन की नीतियां, बाजार नियंत्रण व्यवस्था और ये विभाग, दीवाने मुस्तखराज विभाग। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने दिल्ली सल्तनत में 27 प्रकार के टैक्स लगाए थे। सबसे अधिक प्रकार के टैक्स इसी ने लिए। ये चाहता था कि दिल्ली सल्तनत में अगर किसान परेशान रहेगा तो विद्रोह नहीं करेगा। ठीक है सौरभ जी, इसका यही कहना था कि अगर किसान परेशान रहेगा तो विद्रोह नहीं करेगा, इसलिए किसानों को मौका मत दो, इसलिए किसानों को सालों साल ऐसा व्यस्त रखो कि वो टैक्स के चक्कर में ही पड़ा रहे। इसलिए किसान परेशान रहेगा तो विद्रोह नहीं करेगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में कई सारे विद्रोह हुए थे। हाला विद्रोहियों को इसने बड़ा पनिश भी दिया है और विद्रोहियों के खिलाफ अलाउद्दीन ने सख्त कदम भी उठाए हैं। तमाम विद्रोह हुए। उन विद्रोहों के बाद अलाउद्दीन ने 4 फरमान जारी किए थे। पहला फरमान यह दिया था कि जो मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, जिनको ज़मीन इनाम में दी जाती थी, उन जमीनों को अपने अधिकार में ले लिया और उन जमीनों पर टैक्स लगा दिया कि मान लीजिए मुफ्ती, इमाम, मौलवी, उलेमास, इनको जो ज़मीन दान में दिया जाता था उस पर टैक्स नहीं लगता था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, ऐसी ज़मीनों को अपने नियंत्रण में रखा, अपनी निगरानी में रखा और इन ज़मीनों पर टैक्स लगा दिया, यह सोचकर कि इससे विद्रोह कम होगा। पहला फरमान यही जारी किया था। दूसरा फरमान इसने ये जारी किया कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी तमाम वर्ग के लोग हैं, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोग, उनके खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी ने सख्त कदम उठाया कि वे बाकी लोगों से मिलकर के विद्रोहियों का साथ न दें। विद्रोहियों का साथ देंगे तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह समझा कि साध्य से ही साधन का औचित्य सिद्ध होता है। साध्य से ही साधन का औचित्य सिद्ध होता है, अर्थात एंड्स जस्टिफाई मीन्स। अर्थात अगर आपने लक्ष्य बनाया है तो मीन्स आपको फॉलो कर लेंगे। साध्य माने टारगेट, साध्य से ही साधन माने मीन्स। यानी अलाउद्दीन ने कहा कि टारगेट फिक्स करो, मीन्स अपने आप फॉलो कर लेंगे। जबकि आपने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा है कि मीन्स जस्टिफाई एंड्स, यानी अगर आपके पास साधन है तो आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का बिल्कुल अपोजिट था कि अगर आपके पास टारगेट है तो मीन्स आपको फॉलो करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस तरह से बड़ी सख्ती से पेश आया। दीवाने मुस्तखराज नामक डिपार्टमेंट बनाया। बरीद से अपॉइंट किए थे, बरीद इसने भी अपॉइंट किया था। बरीद का मतलब तो जानते हैं, जासूस। तो इसने भी जासूस अपॉइंट किए और मुनहिन यह भी अपॉइंट किया था इसने। मुनहिन जासूस मुनहिन नामक गुप्तचर होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जासूस अपॉइंट किए, मुनहिन माने गुप्तचर अपॉइंट किए। इसीलिए अपॉइंट किया कि उसके दरबारी कहीं विद्रोहियों का साथ तो नहीं दे रहे हैं। दरबारियों की जासूसी कराने के लिए गुप्तचर अपॉइंट किए थे। अगर दरबारी आपस में रिश्तेदारी बनाते थे तो उससे भी अलाउद्दीन को प्रॉब्लम होती थी। वो कहीं षड्यंत्र रचने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये बरीद अपॉइंट किए, मुनहिन अपॉइंट किए, यानी गुप्तचर। मुनहिन माने गुप्तचर अपॉइंट किए थे। चलें आगे की तरफ बढ़ाते हैं आपको। अलाउद्दीन
27 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अलाउद्दीन ने 27 प्रकार के कर लगाए थे। ऐसा सुल्तान है जिसने पहली बार दिल्ली सल्तनत में 27 प्रकार के टैक्स ले लिए। चारागाह टैक्स ले लिया, चारागाह पर टैक्स लगा दिया, बाग बगीचे पर टैक्स लगा दिया, मिल्क देने वाले जानवरों पर टैक्स लगा दिया, और इसके अलावा जजिया, जकात, खिराज, खम्स वगैरह ले लिया। तो मैक्सिमम टाइप्स ऑफ टैक्सेस इसी ने लिया है। अलाउद्दीन ने 1/2 भाग यानी 50% लगान ले लिया था। तो ऐसा सुल्तान था जिसने 50% भूराजस्व कर ले लिया है। भूराजस्व कर को खिराज कहा गया है या खराज भी कहते हैं। तो पहली बार लगान का 50% किसानों को देना पड़ता था, और यही नहीं 4/5 खुम्स का ले लिया। खुम्स माने लूट का माल, लूट का माल। इसका 4/5 भाग ले लिया था, और 1/5 भाग सुल्तान ने सिपाहियों को दिया था। सुल्तान ने लूटे गए धन का 4/5 ले लिया, 1/5 सैनिकों को दिया था। तो इस तरह से पहली बार दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ इस तरह के टैक्स लगाए जिससे किसान परेशान रहे, और हरदम प्रॉब्लम्स में रहेगा तो विद्रोह नहीं हो पाएगा। मंगोल आक्रमणकारी अक्सर इंडिया पर आक्रमण करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जब 1298-99 में गुजरात को जीत कर लौट रहे थे, तो मंगोल भी सिपाही थे उसमें। उन मंगोल सिपाही ने विद्रोह कर दिया था। तो अलाउद्दीन बड़ी बेरहमी से उनके विद्रोह को दबाया था, और बहुत सारे मंगोल मुसलमान बन गए थे। जो मंगोल इस्लाम कबूल कर लिए उनको नया मुसलमान कहा गया था। अब अगर ये कहा जाए कि सबसे अधिक बार इंडिया पर मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ है, तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मंगोलियन इन्वेजन, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मंगोलियन इन्वेजन अलाउद्दीन के समय में दिल्ली पर हुआ है। दिल्ली पर सबसे अधिक बार मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ है। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली में एक शहर बसाया गया है, मंगोलपुरी। सुनाओ, मंगोलपुरी ये शहर दिल्ली में है। और जो मंगोलियन इस्लाम को कबूल कर लिए थे अलाउद्दीन के समय में, मंगोलियन कन्वर्टेड इन इस्लाम, उन्हें न्यू मुस्लिम कहा गया है। वे मंगोलियंस जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया उनको नया मुसलमान कहा गया है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ है। बहुत सारे मंगोलियन इस्लाम कबूल कर लिए, उनको नया मुस्लिम कहा गया है, न्यू मुस्लिम्स। तो ध्यान रखें, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मंगोल इन्वेजन इस समय में हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो और एक हसन निजामी भी थे। हसन निजामी, दो बड़े बड़े विद्वान थे ये। अमीर खुसरो और हसन निजामी जैसे बड़े बड़े विद्वान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। इनमें अमीर खुसरो बड़े टैलेंटेड थे। ये उत्तर प्रदेश के काश नगर के थे, काशगंज के थे।
कासगंज, ये उत्तर प्रदेश में है, एटा के पास, उत्तर प्रदेश के। और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। गुरु निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह दिल्ली के निजामुद्दीन में है। और ये पोएट भी थे, हिस्टोरियन भी थे, कई किताबें लिखा इन्होंने। लेकिन अमीर खुसरो के बारे में तमाम बातें हैं। निजामुद्दीन औलिया के गुरु जी थे। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों के राइज एंड फॉल को देखा था। इसने द राइज एंड फॉल ऑफ 8 सुल्तान्स। दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तान इनके सामने आए और गए। बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के सल्तनत को देखा इन्होंने। 8 सुल्तान इनके सामने आए और गए। ज़्यादातर समय अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में बिताया। मल्टी टैलेंटेड थे, इन्होंने तमाम चीज खोजा है। इन्होंने क्या क्या डिस्कवर्ड किया है? डिस्कवर्ड तबला, सितार, पजल्स माने पहेलियां। ये ऐसी वैसी पहेलियां नहीं है, पजल्स रीजनिंग वाली पजल्स नहीं है। पजल्स का मतलब यहां पर होता है बूझो तो जाने। जैसे खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। इस तरह की पजल्स खोजा है। पजल्स इन्होंने ही प्रारंभ किया है। तो ये खोज किया, सितार, तबला, पजल्स। खड़ी बोली हिंदी, उर्दू लैंग्वेज, गजल, गजल भी इन्होंने दिया है। गजल, कव्वाली, ये तमाम चीजें इन्होंने दिया है। राग खयाम, इतने टैलेंटेड आदमी थे ये। राग खयाम, शायर, गजल, कव्वाली इत्यादि की खोज किया इन्होंने। इसलिए अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया कहा गया है, यानी तोता ए हिंद कहा गया है। इतने टैलेंटेड पैरट ऑफ इंडिया इनको कहा गया है। इनकी एक फेमस किताब भी है, खजाइनुल फुतूह। खजाइनुल फुतूह नामक किताब लिखा इन्होंने। ये इनकी बड़ी फेमस किताब है। एक और किताब इन्होंने लिखा है, तुगलक नामा। तुगलक नामा, यह भी बुक इन्होंने लिखा है। तो ऐसे विद्वान थे ये, तमाम बुक्स इन्होंने रचा है, लिखा है। अमीर खुसरो इंडिया में बहुत पॉपुलर थे। आप समझ सकते हैं कि 8 सुल्तान जिसके सामने आए गए, कितना एक्सपीरियंस होल्डर होंगे ये अमीर खुसरो। इनके गुरु का नाम अभी हमने आपको बताया है, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों के उत्थान पतन को देखा है, यानी 7 सुल्तान निजामुद्दीन औलिया के सामने आए और गए। निजामुद्दीन औलिया ऐसे सूफी संत थे जो किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं जाते थे, बल्कि सुल्तान स्वयं चलकर उनके दरबार में आता था। ऐसे सूफी संत निजामुद्दीन औलिया हैं जिन्होंने शादी नहीं किया था, अविवाहित थे। इसलिए निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही कहा गया है। अल्लाह के महबूब, अल्लाह के महबूब कहलाए हैं, बिलवेड टू गॉड। तो निजामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह दिल्ली के निजामुद्दीन में है। सूफी संत चिश्ती संप्रदाय के थे ये।
तो इस वे में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ निर्माण कराए, क्या क्या बनवाए हैं। एक तो अलाई दरवाजा बड़ा फेमस है ये, अलाई दरवाजा। ये कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। इंडो तुर्की स्टाइल की सबसे बड़ी और पहली अच्छी कला में बनी स्मारक है ये गोलाकार है, यानी सर्कुलर शेप में है, आर्क टाइप का है। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है, गोलाकार में है। अलाई दरवाजा दिल्ली के मेहरौली में। इसके अलावा इन्होंने सिरी फोर्ट का निर्माण कराया था। सिरी फोर्ट, सिरी का किला दिल्ली में है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। पवित्र मंडल, नमस्ते सर जी, नमस्ते बेटे। बहुत देर से आए हो आप पवित्र। आप रानू मंडल के कास्ट के लगते हैं। रानू मंडल फेमस बॉलीवुड सिंगर बन गई हैं भाई। बंगाल से बिलोंग कर रहे हैं क्या आप? तो अलाउद्दीन खिलजी, हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लीजिए जल्दी से। सिरी फोर्ट, सिरी का किला, ये दिल्ली में एक बार मंगोल आक्रमणकारी जब दिल्ली में, अच्छा दिल्ली, अच्छा उड़ीसा से हैं, कोई बात नहीं। मंडल, रेणु मंडल, रानू मंडल, तो मैंने सोचा हो सकता बंगाल के ही हूँ। पवित्र मंडल, हाँ उड़ीसा में ही है, ठीक है ज़्यादातर। सिरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। एक बार मंगोल दिल्ली पर हमला किए तो सिरी के किले में अलाउद्दीन छिप गया था। इतना भयानक मंगोलियन का आक्रमण था दिल्ली पर। और वैसे सिरी शहर भी इसने बसाया, सिरी सिटी, दिल्ली में सिरी शहर बसाया। हौज खास बनवाया, 70 एकड़ में ये तालाब है एक, दिल्ली में 70 एकड़ में तालाब है। ठीक है मंडल साहब, 70 एकड़ में हौज खास तालाब है। और दिल्ली के लोग पीने का पानी यहीं से ले जाते थे। इसके बारे में तमाम हिस्टोरियन ने भी जिक्र किया है। इब्न बतूता इंडिया आया था, उसने भी इसके बारे में जिक्र किया है, और निज़ामी ने भी इसके बारे में बताया है। हौज खास के अलावा एक अलाई मीनार बनवा रहा था अलाउद्दीन, अलाई मीनार दिल्ली में, अलाई मीनार, लेकिन बना नहीं पाया, पूरा नहीं कर पाया, एक मंजिला उठा पड़ा है। अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार बनवाना चाहता था। ऐसा सुल्तान दिल्ली सल्तनत का जो कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार बनवाने की सोचा, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। 1316 में इसका देहांत हो गया। कहीं कहीं कहा गया कि मलिक काफूर ने इसको जहर देकर मार दिया, बट ऐसा नहीं है। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी का देहांत हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के देहांत के बाद उसके कमजोर उत्तराधिकारी सत्ता में आए और खिलजी साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। तो इस तरह से 1316 में अलाउद्दीन का देहांत हो गया। इस समय अलाउद्दीन खिलजी का देहांत हो गया था। मलिक काफूर ने
अलाउद्दीन खिलजी के डेथ के बाद मलिक काफूर ने क्या किया? मलिक काफूर ने शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठा दिया। शहाबुद्दीन उमर जो था मुबारक शाह खिलजी का बड़ा भाई था। बाद में मलिक काफूर का जब देहांत हो गया तो मलिक काफूर के देहांत के बाद शहाबुद्दीन उमर को हटा करके मुबारक शाह खिलजी सत्ता में आया। बेहद कमजोर उत्तराधिकारी था। तो इस तरह अलाउद्दीन खिलजी के बाद शहाबुद्दीन आया, नाम मात्र का। मुबारक शाह भी नाम मात्र का था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ये 1316 से 1320 तक शासन किया है। कार्तिक कुमार क्या कह रहे हैं? एंशिएंट हिस्ट्री का पीडीएफ दे दीजिए, आल्सो मिडिवल। बेटे मैंने पीडीएफ सारी दिलवा दिए हैं, एंशिएंट का और मिडिवल का भी। सारा मिडिवल और एंशिएंट और मॉडर्न तीनों का पीडीएफ हमने अमन सर को दिया था, काजल मैम को दिया था, मैनेजमेंट स्टाफ को भी दिया था, और उन्होंने अपलोड कर दिया है शायद। कार्तिक बेटे आप मैनेजमेंट से बात कर लो, हमने सारे पीडीएफ दे दिए थे। बाकी पीसीएस लेवल का पीडीएफ आपको मैं दूंगा पीसीएस वाली क्लास में। यहाँ तो आपके लेवल वाले जितने भी हैं जीएस लेवल का, वो पीडीएफ एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न तीनों का दे रखे हैं। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ये बेटे थोड़ा सा साइको यानी पागल सनकी टाइप का था। ऐसा सुल्तान है, नंगे ही दरबार में आता था और कभी कभी नंगे ही दरबारियों के बीच में दौड़ भी लगाता था। यानी थोड़ा सा इसमें साइको प्रॉब्लम थी। कार्तिक मैंने मलिक काफूर के बारे में सब कुछ बता दिया हूं। आप पिछली वीडियो देखना जो आज सुबह वाली हुई थी। मलिक काफूर के बारे में हमने बहुत डिटेल में बता दिया हूं, और आप इस क्लास के बाद सुबह वाली वीडियो जो आज 10 से 12 चली है ना, उसको आप देख लेना। उसमें आपको मिल जाएगा सारा बताया हुआ हूं, कौन था, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या क्या जीता, सब कुछ बता दिए इसके बारे में। मलिक काफूर को मरवा दिया था। मलिक काफूर को मरवाने वाला भी यही था। मलिक काफूर को मरवाने के बाद ही सत्ता में आया था ये, और सत्ता में आया तो थोड़ा सा साइको प्रॉब्लम थी इसके साथ। नंगे ही दरबार में आया करता था और नंगे ही दरबारियों के बीच में दौड़ भी लगाता था। कभी कभी तो ये महिला पोशाक में दरबार में आ जाता था, घूंघट वगैरह करके दुल्हन की चाल में चलता हुआ गद्दी की तरफ जाता था। तो ऐसा एकमात्र सुल्तान है जो महिला पोशाक में दरबार की शोभा बढ़ाता था। तो इस तरह से साइको प्रॉब्लम थी। और दूसरा, इसने खलीफा की टाइटल धारण कर लिया, एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ कैलिफ, यानी खलीफा की उपाधि धारण कर लिया। खलीफा को मान्यता ही नहीं दिया, डिड नॉट रिकॉग्नाइज कैलिफ, खलीफा को मान्यता ही नहीं दिया। अब आप समझ सकते, जब खलीफा को कोई सुल्तान मान्यता न दे, न मान्यता ले, तो ऐसा सुल्तान मेंटली डिस्टर्ब होता है। यह भी मेंटली डिस्टर्ब था, इसलिए दरबार में यूज्ड टू कम नेकेड। नंगे ही दरबार में आता था। नग्न ही दरबार में आता था।
ऐसा सुल्तान नंगे ही दरबार में आता था और दरबारियों के बीच में दौड़ता भी था। कभी कभी महिला पोशाक में आ जाता था, समटाइम्स इन वुमेन गारमेंट। ये कभी कभी महिला पोशाक में भी दरबार में आ जाता था। तो इस तरह से साइको टाइप का सुल्तान था। इसका सेनापति नसीरुद्दीन खुसरो खान ने मौका पाया और अपने मालिक की हत्या कर दिया, स्वयं सत्ता में आ बैठा। इसका सेनापति अपने मालिक की हत्या कर सत्ता में आया था। तो 1320 में बेटे 1320 में नसीरुद्दीन खुसरो खान ये सेनापति था, कमांडर इन चीफ ऑफ मुबारक शाह। ये मुबारक शाह का सेनापति था। तो नसीरुद्दीन खुसरो खान मुबारक शाह का सेनापति था और इसने 1320 में ही किल्ड मुबारक शाह खिलजी। इसने मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दिया था 1320 में। इसने मुबारक शाह खिलजी को मार दिया और फिर ये सुल्तान बन बैठा। तेरह सौ बीस में 2-3 महीने के लिए सत्ता में आया। लेकिन आपको शायद पता होगा नसीरुद्दीन खुसरो खान या नसीरुद्दीन खुसरो शाह ठीक है मंडल साहब, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। आई एम नॉट अटेंड लाइव क्लास, बिजी टू सिटेट ओटेट एग्जाम, बोथ एग्जाम सक्सेसफुली क्लियर सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपको। ऐसे ही कंटिन्यू रखें सिलेक्शन का प्रोसेस। तो ये हिंदू कन्वर्टेड मुस्लिम था, हिंदू से मुसलमान बना था। ये हिंदू से मुस्लिम कन्वर्टेड था, मतलब ये ओनली इंडियन मुस्लिम सुल्तान, ओनली इंडियन मुस्लिम सुल्तान, एकमात्र भारतीय मुसलमान सुल्तान जो सत्ता में आया था। ऐसा सुल्तान जो पहले हिंदू था, बाद में मुसलमान बन गया और फिर अपने मालिक मुबारक शाह की हत्या कर सत्ता में आया, एकमात्र ऐसा सुल्तान है ये, इस टाइप का। तो ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाता है कि इंडियन मुसलमान सुल्तान जो सत्ता में आया 1320 में, 2-3 महीने का शासन किया, तो यही था। अच्छा, सत्ता में आने के बाद इसने क्या किया? निजामुद्दीन औलिया को 5000 टंका ब्राइब दिया, या उसको डोनेशन भी कह सकते हैं। 5000 टंका ही डोनेटेड निजामुद्दीन औलिया। उस समय निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के सूफी संत, दिल्ली के धार्मिक गुरु थे। लोगों का निजामुद्दीन औलिया में बड़ा विश्वास था, क्योंकि वह धार्मिक संत थे। तो 5000 टंका डोनेशन देकर उनका सपोर्ट लिया। यह पैसा निजामुद्दीन औलिया को
रॉयल ट्रेजरी से दिया गया था, राजकोष से दिया गया था। कारण क्या था, क्यों दिया? तो कारण यही था कि नसीरुद्दीन खुसरो खान ये हिंदू से मुसलमान बना था, यानी इंडियन मुसलमान था। तुर्क मुसलमान इससे नफरत करते थे। उस समय दिल्ली सल्तनत में पावर यानी ताकत यानी दरबारी ज्यादातर तुर्क मुसलमान थे। इंडियन मुसलमानों का इंपॉर्टेंस नहीं था। इंडियन मुसलमानों को उस समय हेय दृष्टि से देखा जाता था। इंडियन मुसलमानों को नफरत की दृष्टि से देखा जाता था। इसलिए निजामुद्दीन औलिया का सपोर्ट लेने के लिए 5,000 टन का डोनेशन दिया और फिर उन्होंने सपोर्ट किया इसको। उनके सपोर्ट के बाद दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बना, अन्यथा तुर्क मुसलमान इसको गद्दी पे बैठने न देते। अब तुर्क मुसलमान अगर इसको गद्दी पर न बैठने देते तो निजामुद्दीन औलिया विद्रोह करवा देते। इसलिए तुर्क मुसलमान शांत रहे। लेकिन उन्हीं में से एक गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में ही नसीरुद्दीन खुसरो खान की हत्या कर तुगलक वंश बना दिया था। तो ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक शासन कर पाया, थोड़े समय के लिए शासन कर पाया, 2-3 महीने के लिए, बट एकमात्र इंडियन मुसलमान सुल्तान है। सपोर्ट के लिए इसने निजामुद्दीन औलिया को ही गेव 5,000 टंका टू निजामुद्दीन औलिया फॉर सपोर्ट। निजामुद्दीन औलिया के समर्थन के लिए 5,000 टन का ब्राइब, 5,000 टन का इनको डोनेशन दिया, तब जाके खुसरो खान को सपोर्ट मिल पाया। और निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया इन्होंने 7 सुल्तानों के राइज एंड फॉल को देखा। सो द राइज एंड फॉल ऑफ 7 सुल्तान्स, 7 सुल्तानों के उत्थान पतन को देखा था। 7 सुल्तान्स के उत्थान पतन को देखा। इनके सामने 7 सुल्तान आए और गए, और ओनली अनमैरिड सूफी सेंट, एकमात्र अविवाहित सूफी संत थे ये। इसलिए इनको बिलवेड टू गॉड कहा गया है। बिलवेड टू गॉड ये निजामुद्दीन औलिया को कहा गया है। ऐसे सूफी संत जिन्होंने अल्लाह में अपना प्रेम लगाया, तो इसलिए इनको बिलवेड टू गॉड कहा गया है। और वैसे निजामुद्दीन औलिया ने इनका सपोर्ट किया 5,000 टंका लेकर के। बाद में इस 5,000 टंके को लेकर निजामुद्दीन औलिया एवं गयासुद्दीन तुगलक के बीच में मतभेद पैदा हो गया था। गयासुद्दीन तुगलक नसीरुद्दीन खुसरो खान को मारकर 1320 में तुगलक डायनेस्टी बनाया। जब गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बना तो उसने निजामुद्दीन औलिया पर दबाव डाला कि 5,000 टंका वापस लौटाएं, जो कि पिछले सुल्तान से राजकोष से लिया था। निजामुद्दीन औलिया ने 5,000 टंका गयासुद्दीन तुगलक को लौटाने से मना कर दिया। इसलिए निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक में दुश्मनी हो गई थी। इसीलिए 1325 में गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल को जीतकर दिल्ली लौट रहा था, उसी समय निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक पर एक कमेंट किया था, एक रिमार्क किया था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और जैसे ही बदरपुर बॉर्डर पर आए, उनके सम्मान के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक लकड़ी का भव्य महल बनवाया। उसी में उनका स्वागत किया जा रहा था। थोड़ी देर बाद मोहम्मद बिन तुगलक यह कहकर चला आया कि वह उन हाथियों को देखना चाहता है जो उसके फादर बंगाल से जीत के लाए हैं। हाथियां महल के सामने परेड के लिए लाई गईं।
जैसे ही सूंड उठाकर हाथियां परेड करने लगी, उसी समय सूंड से कहीं बारजे में टच कर गया, पूरा महल ढह गया, जिसमें दब करके गयासुद्दीन तुगलक और उसका बड़ा बेटा मारा गया। तो यह रिमार्क कि हुनूस दिल्ली दूरस्थ, यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है, यानी दिल्ली इज स्टिल फार अवे, यह रिमार्क निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक पर किया था। गयासुद्दीन तुगलक 1325 में मर गए, यानी षड्यंत्र के शिकार हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा, तो इसलिए निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक में 5000 टंका को लेकर दुश्मनी हो गई थी। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि ये रिमार्क किसने किया है कि हुनूस दिल्ली दूरस्थ, हुजूर दिल्ली दूर है, यह रिमार्क किसने किया है, यदि ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए तो इन्होंने ही किया है रिमार्क। दिल्ली अभी दूर है, ये रिमार्क इन्होंने किया है। और ये रिमार्क इन्होंने किस पर किया है, तो गयासुद्दीन तुगलक पर किया था। गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया में 5000 टन के ब्राइब को लेकर मतभेद था। तो इस तरह से 1320 में एक और हत्या 1320 में गयासुद्दीन तुगलक killed नसीरुद्दीन खुसरो खान। तो इंडियन मुसलमान सुल्तान नसीरुद्दीन खुसरो खान, पहले ये पवारी कास्ट का हिंदू था, पवारी कास्ट का हिंदू, ये पहले ये था, बाद में मुसलमान बन गया, सत्ता में आया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी हत्या कर दिया, हत्या करके इसने तुगलक वंश की नींव डाली, तुगलक डायनेस्टी। 1320 से 1414 तक तुगलक वंश का शासन था। तो अब आप हेडिंग तुगलक डायनेस्टी, ये हेडिंग डालना है।
तो चलें गियासुद्दीन तुगलक के बारे में हम आपको बताते हैं, तुगलक डायनेस्टी के बारे में। ये डायनेस्टी 1320 से 1414 तक पहला रूलर गियासुद्दीन तुगलक 1320 1325 तक इसका शासन था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक था। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1389 तक था। तो इस तरह से कई सुल्तान इस सत्ता में आए, लेकिन मेन सुल्तान अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक ये दो मेन थे। एक इसमें और है अबू बकर 1389 में। मोहम्मद बिन फिरोज ये भी 1389 में। तो ये सब नाम मात्र के हैं, वैसे मेन ये है और ये है। इसमें दो बेहद इंपॉर्टेंट सुल्तान हैं और ज़्यादातर प्रश्न मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक किस प्रकार का सुल्तान था, इसकी क्या अचीवमेंट्स हैं। तो ज़्यादातर इसी के बारे में है। लेकिन इन सुल्तानों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जो अबू बकर है, मोहम्मद बिन फिरोज है और अलाउद्दीन एक सिकंदर भी है। एक इसके बाद और आया, वैसे अलाउद्दीन सिकंदर का नाम दिया हुआ है। अलाउद्दीन सिकंदर 1390 में था। और फिर इसके बाद एक और है नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक 1390 से 1414 तक। तो ऐसे ऐसे सुल्तान हैं तमाम, क्योंकि जब तक ये डायनेस्टी अपनी क्लाइमेक्स पर थी तो वो टाइम पीरियड है। बाबर को गाजी की टाइटल किसने दिया था, ये राहुल कुमार पूछ रहे हैं। तो अगर आप सब में किसी को पता हो कि बाबर को गाजी की टाइटल किसने दिया तो आप सब बताएं जल्दी से। बाबर को गाजी की उपाधि किसने दिया था? बताइए, बाबर को गाजी की उपाधि किसने दिया? राहुल कुमार पूछ रहे हैं, जल्दी से आप लोग बताएं। एक और लिख लें आप लास्ट में, नुसरत शाह नाम मात्र का।
1414 में था नाम का। चलें सभी लोग बताइए जल्दी से। तो इतने सुल्तान हैं टोटल, बट मेन यही दो हैं, ये दो नाम मात्र के हैं, बाकी ये दो सही हैं। बाकी ये अबू बकर, मोहम्मद बिन फिरोज, अलाउद्दीन सिकंदर, नसीरुद्दीन महमूद शाह, नुसरत शाह, ये सब नाम मात्र के हैं। सौरभ मिश्रा कह रहे हैं खुद लिया था, बिल्कुल सही है राहुल। बाबर ने गाजी की टाइटल 1527 में खानवा युद्ध के पश्चात लिया था। गाजी का मीनिंग होता है वॉरियर, वॉरियर माने योद्धा, ऐसा योद्धा जो गैर मुसलमानों को मरवा दिया हो। तो गाजी की टाइटल में गैर मुसलमानों की हत्या छिपी हुई है। खानवा लड़ाई जीतने के बाद, खानवा युद्ध जीतने के बाद बाबर ने राजपूतों की हत्या करवाई, राजपूतों का सिर कलम करवाया और फिर उन राजपूतों के सिर को इकट्ठा कराया टीले में, एक टीले में टीला बनवा के वहाँ इकट्ठा कराया, और देन उसके बाद बाबर ने खुद ही गाजी की टाइटल लिया था। तो राहुल कुमार भाई, किसी ने इनको टाइटल नहीं दिया है। और वैसे सुल्तान जानते हैं, सुल्तान ज़्यादातर पदवी खुद ही धारण करते थे। सुल्तान को गुरुजी उनके अगर होते तो वो टाइटल दे सकते थे, या फिर सुल्तान को कोई मौलवी बड़ा फेमस किंग वो दे सकता था। ज़्यादातर टाइटल सुल्तान खुद ही लेते थे क्योंकि निरंकुश होते थे उस समय। तो ये हैं सारी बातें। हम आपको गयासुद्दीन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर इसको बताते हैं।
तो चलें आगे स्टार्ट करते हैं। दीपिका चौधरी जी, क्लास यहीं एंड हो गई क्या? नहीं, क्लास एंड नहीं हुई थी, थोड़ा सा टी ब्रेक था 4-5 मिनट का, तो ये हम आपको आगे अब बता रहे हैं। क्लास ब्रेक नहीं हुआ है। और अब आप देखें तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर गियासुद्दीन तुगलक था। ये भी अफगानिस्तान से आए थे और इंडिया में ये लोग भी प्रारंभ में घोड़े सप्लाई करते थे, बाद में आके यहीं बस गए, दिल्ली सल्तनत के दरबार में आ गए और धीरे धीरे उच्च पदों को प्राप्त करने लगे और एक दिन सुल्तान बन गए। तो ये गियासुद्दीन तुगलक, थोड़ा सा इसके बारे में है। गियासुद्दीन तुगलक के बारे में 1320 से 1325 तक इसका रियल नेम गाजी मलिक था। ये इसका वास्तविक नाम था, गाजी मलिक। और वैसे गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे जूना खान को उलुग खान की टाइटल भी दिया था। और इसको दक्षिण भारत की विजय के लिए भेजा था, सेंट फॉर द विक्ट्री ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स। दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के लिए भेजा था। सत्ता में आते ही दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के इसको भेजा था 1321-22 में, इस समय भेजा था। लेकिन इत्तेफाक की बात देखिए कि ये रास्ते से लौट आया था। 1321 में पूरा वहां तक नहीं पहुंच पाया, रास्ते से ही जूना खान लौट आया, क्योंकि उसके कैंप में यह अफवाह फैल गई कि उसका पिता गियासुद्दीन तुगलक मारा गया, इसलिए वह रास्ते से ही लौट आया। यानी अपने कम्युनिकेशन के रास्ते को मेंटेन नहीं कर पाया। इसका दिल्ली से आने वाला समाचार बीच में ही कट गया, इसलिए यह दक्षिण भारत तक पहुंच नहीं पाया। वापस दिल्ली लौट आया बीच रास्ते में से। दिल्ली आया तो इसने अपने पिता को जिंदा पाया, अपने पिता से इसने क्षमा मांगी और फिर यह दक्षिण की ओर आक्रमण किया, इस बार जीत कर आया। तो 1321-22 में बीच रास्ते में 21 में चला आया, वापस दिल्ली से गया और फिर 1322 में इसने दक्षिण भारत को जीता, जीत कर वहां से फिर वापस आया। हमने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में साउथ इंडियन 4 हिंदू राज्यों को साउथ इंडिया में अलाउद्दीन ने जीत लिया था और उनको अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया। अलाउद्दीन के डेथ के बाद उसके बेटे निकम्मे साबित हुए और इन निकम्मों के शासनकाल में दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया था। यानी दक्षिण भारत के राज्य फिर अपनी सत्ता अपने हिसाब से चलाने लगे थे। अब जब गियासुद्दीन तुगलक सत्ता में आया तो इसने दक्षिण के राज्यों को जीतने का प्रयास किया, लेकिन उसने अपने बेटे जूना खान को भेजा, गया लेकिन बीच में से लौट आया, दोबारा फिर गया और इस बार जीत कर आया। गियासुद्दीन तुगलक उसके बाद कभी भी अपने बेटे जूना खान को किसी अभियान में नहीं भेजा। इवन बंगाल पर अभियान के लिए, बंगाल को जीतने के लिए गियासुद्दीन तुगलक खुद सेना लेके गया और 1324 में गया था, 25 में जीत कर वापस लौट रहा था। उसी समय निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक पर यह कमेंट किया कि हुजूर दिल्ली दूर है, और गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया, बॉर्डर पर ही उसका काम तमाम कर दिया गया।
तो गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में तुगलकाबाद शहर बसा था। इसने फाउंडेड तुगलकाबाद सिटी। दिल्ली में इसने तुगलकाबाद शहर बसाया और फाउंडेड एंड बिल्ट तुगलकाबाद फोर्ट। और दिल्ली में तुगलकाबाद किला भी इसने बनवाया। तो तुगलकाबाद शहर तुगलकाबाद किला ये दिल्ली में गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया और बसाया। इसी तुगलकाबाद किले से और यहीं शहर से गियासुद्दीन तुगलक ने शासन किया था। इवन उसके उत्तराधिकारी भी यहीं से शासन किए थे। हाला मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। तुगलकाबाद शहर बड़ा फेमस किला है और काफी बड़ा किला था दिल्ली सल्तनत का। तुगलकाबाद किले की खास बात क्या है? किले की दीवार को तिरछी अंदर साइड में झुककर बनवाया है, तिरछी दीवार बनाई है, यानी स्लोपिंग वॉल्स टाइप का बनाया है। इसलिए जिससे कि मंगोल आक्रमणकारी किले की दीवार को क्रॉस करके किले के अंदर में आसानी से प्रवेश न कर पाए, चढ़ने का प्रयास करें तो स्लोप होकर नीचे चले आए। तुगलक वास्तुकला की मुख्य विशेषता है ये स्लोपिंग वॉल्स इज द मेन फीचर ऑफ तुगलक आर्किटेक्चर। स्लोपिंग वॉल्स ये इस कला की मुख्य विशेषता, मेन फीचर ऑफ तुगलक आर्किटेक्चर। तुगलक वास्तुकला की मुख्य विशेषता यही है, ढलुआ दीवारें। ये तुगलक वास्तुकला की मुख्य विशेषता है। तो इस तरह से ऐसा पहली बार हुआ है दिल्ली सल्तनत में जब तुगलक शासकों ने स्लोपिंग वॉल्स बनवाए। लेकिन कोई और ज्यादा खास तुगलक वंश में गियासुद्दीन का नहीं इंपॉर्टेंस है। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक एक षड्यंत्र में मारा गया था। वाज assassinated by Muhammad bin Tughlaq in a conspiracy। एक षड्यंत्र में 1325 में गियासुद्दीन तुगलक की हत्या मोहम्मद बिन तुगलक ने एक षड्यंत्र में किया था। तो 1325 की बात है, गियासुद्दीन तुगलक बंगाल को जीतकर दिल्ली लौट रहा था। उसी समय निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक पर कमेंट किया और यह कहा कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली नहीं पहुंच पाए। उनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जूना खान भी कहते थे, उसने एक षड्यंत्र में अपने पिता की हत्या कर दिया और स्वयं सत्ता में आया। तो इस तरह मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही महत्वाकांक्षी था, जल्द ही सुल्तान बनना चाहता था। इसलिए अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने अपने पिता की हत्या कर सत्ता में आया। तो बताएं दीपिका जी, समझ में आ रहा है? राहुल कुमार, सभी लोग बताएं समझ में आ रहा है आप सभी को? चूंकि हम अब दिल्ली सल्तनत फिनिशिंग के कगार पे हैं और कल आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा ये,
उसके बाद फिर आपका हिस्ट्री क्लास खत्म। शायद हिस्ट्री ही आप लोगों की बची हुई है, तो कल की क्लास में आपका हिस्ट्री फिनिश हो जाएगा। कृतिका श्रीवास्तव, ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है ना? अच्छी बात है। तो अब हम आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताएंगे। और यह 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक ये तो इस तरह बेटे हम आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताने वाले हैं। इसका रियल नेम जूना खान, जैसा कि आप जानते हैं जूना खान, और इसी के नाम पर जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जूना खान, उलुग खान तमाम टाइटल दिया गया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा सुल्तान था। इतना पढ़ा लिखा सुल्तान पूरी मिडिवल इंडिया में कोई नहीं था। गणित का प्रकांड विद्वान था, इसे फिलॉसफी भी अच्छी तरह से आती थी, दर्शन शास्त्र का भी प्रकांड विद्वान था, और इसकी लेखनी कला अति उत्तम थी। तो गणित, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र, लेखनी कला बड़ी अच्छी थी। इतना पढ़ा लिखा सुल्तान पूरी मेडिवल इंडिया में कोई भी नहीं था। लेकिन जितनी भी नीतियां इसने एडॉप्ट किया, सारी की सारी नीतियां असफल हो गई थी। एक भी नीति इसकी सफल नहीं हो पाई। इसलिए इसको पढ़ा लिखा बेवकूफ सुल्तान कहा गया है, सनकी सुल्तान कहा गया है, आधा पागल भी कहा गया है, पूरा पागल भी कहा गया है, विवादित सुल्तान भी कहा गया है, और अदूरदर्शी सुल्तान भी कहा गया है। इंग्लिश में शॉर्ट साइटेड, ही वॉज नॉट अ फोर साइटेड, ही वॉज नॉट अ फोर साइटेड, बल्कि वॉज अ शॉर्ट साइटेड। ऐसी ऐसी बातें इसके बारे में कहा गया है। तो इस तरह से जितनी नीतियां मोहम्मद बिन तुगलक ने अडॉप्ट किया, सारी की सारी नीतियां फेल हो गईं। अच्छा, एक नीति सफल नहीं होती या एक नीति लागू करने के तुरंत बाद दूसरी नीति इसने फॉलो कर लेता था। नीतियों के बारे में सोचता भी नहीं था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। एक नीति फेल हो गई, अगली नीति अडॉप्ट कर लिया। यह नहीं सोचता था कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। इस तरह से सुल्तान था ये। अब देखिए, आप पहली नीति इसकी थी राजधानी चेंज करना। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। अमित सैनी इसके नाम पर जौनपुर शहर बसा है। जूना खान के नाम पर उत्तर प्रदेश में जौनपुर शहर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, जो कि 15वीं-16वीं शताब्दी में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। जौनपुर को सिराज ऑफ इंडिया कहा गया है, शिक्षा में सिराज कहा गया इसको। तो मैं इसकी नीतियां बता रहा हूं। पहली नीति थी 1326-27 में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी चेंज किया। 1326 में राजधानी दौलताबाद ले गया। 1327 में राजधानी को दौलताबाद से फिर दिल्ली लाया, यानी फेल हो गई थी। आज भी तो है, हाँ बिल्कुल है बेटे। ये शहर अब भी है, जौनपुर शहर उत्तर प्रदेश में एक जिला है, बनारस के बगल में है। मतलब इस शहर शिक्षा का उस समय क्राउन था, मुकुट था।
जैसे आज इंडिया में अगर देखा जाए तो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र पुणे को माना जाता है। पूना इंडिया में शिक्षा का फेमस केंद्र है। पूना में तमाम यूनिवर्सिटी हैं जो वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हैं, टॉप कॉलेजेस में हैं। तो इस वे में उस समय प्राचीन मेडिवल इंडिया में जौनपुर शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। सिराज ऑफ एजुकेशन कहा जाता था। सिराज माने मुकुट कहा गया है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद क्यों ले गया? पहला कारण था कि दौलताबाद उसके किंगडम के मिडिल में था। दौलताबाद उसके साम्राज्य के मध्य में स्थित था। कैसे? मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण के 4 हिंदू राज्यों को जीता, उन्हें अपने किंगडम में शामिल कर लिया, उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया, वहां मुस्लिम गवर्नर अपॉइंट कर दिया और दक्षिण के इन राज्यों में मुस्लिम गवर्नर के साथ साथ मुस्लिम लॉ भी लागू कर दिया। इसलिए वहां की पॉपुलेशन तो हिंदू थी लेकिन कानून मुस्लिम लगा दिया। जनता वहां विद्रोह करने लगी। दिल्ली से विद्रोह को दबाना नामुमकिन था। इसने राजधानी चेंज कर दौलताबाद ले जाने के लिए डिसाइड किया। तो पहला कारण यही था कि दौलताबाद उसके किंगडम के मध्य में स्थित था। दूसरा कारण ये था कि अक्सर दिल्ली पे मंगोल आक्रमण कर देते थे। मंगोल आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान तंग आ चुके थे। मोहम्मद बिन तुगलक भी तंग आ चुका था। उसने डिसाइड किया कि वह राजधानी दूर ले जाएगा, दौलताबाद ले जाएगा, जहां मंगोलियंस नहीं पहुंच पाएंगे। तो दूसरा कारण यह था कि मंगोल आक्रमण के डर के कारण। राजधानी चेंज करने के पीछे तीसरा लॉजिक, तीसरा कारण इब्न बतूता ने बताया है। इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री था। मोरक्को की राजधानी रबाट से आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था। उसने यह कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली वालों को सजा देना चाहता था, क्योंकि दिल्ली के लोग गंदी गंदी गाली लिखा हुआ पत्र सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार के आसपास छोड़ आते थे। गाली भरे पत्रों को पढ़ करके मोहम्मद बिन तुगलक दुखी हो गया था। वह दिल्ली वालों को सजा देना चाहता था, इसलिए राजधानी चेंज किया। कितनी लंबी यात्रा, पैदल चलना पड़ेगा। कहा जाता है कि 1326 में सुल्तान ने सब दिल्ली वालों को कहा कि वह दौलताबाद चलें। सभी दिल्ली वाले को कहा गया कि वह अपने बिलोंगिंग्स भी ले चलें। कुत्ते, घोड़े, गधे, बिल्ली, गाय, भैंस, सब बिलोंगिंग्स भी ले चले। दिल्ली में कोई नहीं रहेगा। जब सब निकल गए तो एक खबर आई, सुल्तान के पास एक खबर आई कि एक अंधा और एक लंगड़ा नहीं जा रहे हैं, किसी झाड़ी में छुपे हुए हैं। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उन दोनों को पकड़वाया, उनकी टांगे घोड़े की पूंछ में बंधवाई और उनको घसीटते हुए दौलताबाद तक ले जाया गया था। उनमें से एक की केवल एक टांग पहुंच पाई थी। इतनी बेदर्दी से राजधानी चेंज किया था। तो इस प्रकार वहां पहुंचने पर वहां का क्लाइमेट सूट नहीं किया और बहुत से बूढ़े बुजुर्ग रास्ते में ही मर गए। सुल्तान ने देखा कि दिल्ली वाले तो मरे जा रहे हैं, इसलिए 1327 में सुल्तान ने कहा ठीक है, दौलताबाद से दिल्ली चलो। तो 1326 में ले गया कुछ तो जाते वक्त, और 1327 में वापस लाया कुछ तो आते वक्त। इस तरह बेटे दिल्ली वीरान हो गया था। अब ये देखिए, राजधानी चेंज करने के पीछे जो भी लॉजिक रहा हो, लेकिन मेन कॉज यही है कि दौलताबाद उसके साम्राज्य के मिडिल में था। ठीक है, सब दिल्ली वालों को ले जाने की आवश्यकता भी तो नहीं थी। कहा जाता सुल्तान सब दिल्ली वालों को वहां ले गया, सबको रहने के लिए मकान बनवाए और रास्ते में छायादार वृक्ष लगवाए, सराएं बनवाई। सराय माने शेल्टर हाउसेस, और कुएं खुदवाए
खाने पीने के बंदोबस्त किए, वहां मकान बनवाए रहने के लिए। सोचा कि जब तक दिल्ली वाले दौलताबाद नहीं जाएंगे तब तक दौलताबाद राजधानी के रूप में नहीं बस पाएगा, इसलिए सब दिल्ली वालों को ले गया था। लेकिन पहली पॉलिसी इसकी फ्लॉप हो गई। अच्छा, पहली पॉलिसी फ्लॉप हो गई, लाखों रुपया खर्च किया, राजधानी वापस लाया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने अगली पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दिया। एक पॉलिसी फ्लॉप नहीं होती, दूसरी पॉलिसी लागू कर देता था। ये कोई भी पॉलिसीज के रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचता था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। एक नीति असफल होते ही दूसरी नीति इसके दिमाग में आ जाती थी। तो अब आप देखिए, पहली पॉलिसी इसकी यही है। तो एक तो ये आप लिखेंगे या समझेंगे कि एमबीटी माने मोहम्मद बिन तुगलक, ये था प्रोफाउंड स्कॉलर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी। एक तो ये गणित एवं दर्शन शास्त्र का ये प्रकांड विद्वान था। गणित दर्शन शास्त्र का प्रकांड विद्वान था। प्रफाउंड माने प्रकांड होता है बेटे। और इसकी लेखनी, लिखने की कला यानी राइटिंग स्किल बड़ी अच्छी थी इसकी। लेकिन बेटे बट ड्यू टू फेलियर ऑफ हिज पॉलिसीज, ड्यू टू द फेलियर ऑफ हिज पॉलिसीज, MBT was called as wisest foolish सुल्तान। इसको पढ़ा लिखा बेवकूफ सुल्तान कहा गया है। पढ़ा लिखा बेवकूफ सुल्तान कहा गया है। फुल मैड भी कहा गया है इसको, हाफ मैड भी कहा गया है, सन की भी कहा गया बेटे, इनसेन, सन की भी कहा गया इसको। तो फुल मैड, हाफ मैड, सन की भी कहा गया है। और इसके अलावा इसको शॉर्ट साइटेड भी कहा गया है, शॉर्ट साइटेड, अदूरदर्शी सुल्तान, अदूरदर्शी सुल्तान। और सबसे अधिक विवादित सुल्तान भी कहा गया, मोस्ट कंट्रोवर्शियल सुल्तान। इसको विवादित सुल्तान भी कहा गया है, मोस्ट कंट्रोवर्शियल सुल्तान। रविपाल, आपके दर्शन हो गए सर, जय हो सर, जय हो बेटा। ऑफलाइन देखता हूं आपकी वीडियो, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी भी देख लो। तो आपके पास तो वीडियो सारी अवेलेबल हैं, इन वीडियोस को आप कभी देख लीजिए। पीसीएस वाले बैच की क्लास लगेगी बेटे। कल मेरा ये बैच फिनिश हो जाएगा, एक और दो, तो उसके बाद पीसीएस वाले बैच में लगेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक पढ़ा लिखा सुल्तान था, लेकिन सारी नीतियां सफल हो जाने के कारण, सभी नीतियां फेल हो जाने के कारण इसको पूरा पागल, आधा पागल, सन की भी कहा गया है, अदूरदर्शी भी कहा गया है, सबसे अधिक विवादित सुल्तान भी कहा गया है, और पढ़ा लिखा बेवकूफ भी कहा गया है। तो ऐसी टाइटल्स हिस्टोरियंस ने दिया बेटे। लेन पोल ने इसको आधा पागल कहा है कि ये हाफ मैड था।
तभी तो ऐसी ऐसी नीतियां अडॉप्ट कर लेता और सफल होने से पहले ही इन नीतियों को पूरा होने से पहले ही वापस ले लेता था। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए किस सुल्तान को ये सारी टाइटल्स दिया गया है, तो यही ऐसा सुल्तान था जिसको तमाम टाइटल्स दिए गए। पहली नीति इसका 1326-27 में मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी चेंज कर दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। ये इसकी पहली पॉलिसी थी। दौलताबाद देवगिरी भी कहलाता बेटे। इसका नाम दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने ही रखा था। देवगिरी ये हिंदू नाम था, यहां यादव डायनेस्टी थी, लेकिन इसका नाम चेंज करके दौलताबाद रखा। किसने रखा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दौलता माने धन, जहां धन मिलता रहा, दौलताबाद। तो बड़ा धन यहां पर अलाउद्दीन जीता था। राजधानी चेंज करने के कई कारण हैं। पहला कारण यही है कि दौलताबाद इसके साम्राज्य के मिडिल में था, was in the center of his empire. दौलताबाद इसके साम्राज्य के मिडिल में था, साम्राज्य के मध्य में स्थित था। तो इस तरह से दौलताबाद इसके किंगडम के मिडिल में स्थित था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जब दौलताबाद इसके किंगडम के मिडिल में था। दक्षिण भारत के इसने चारों हिंदू राज्यों को जीतकर अपने किंगडम में शामिल कर लिया था। दक्षिण के 4 हिंदू राज्य जिसे अलाउद्दीन ने शामिल नहीं किया, इसने शामिल कर लिया। साउथ में विद्रोह होने लगे, मुस्लिम गवर्नर, मुस्लिम लॉ लगा दिया, पॉपुलेशन सारी हिंदू विद्रोह करने लगे। इस कारण राजधानी दौलताबाद ले जाना पड़ा इसको। तो पहला रीजन यही था। दूसरा कारण इसका है ड्यू टू मंगोलियन इन्वेजन। मंगोल आक्रमण के कारण है। ये इसका दूसरा रीजन है। दिल्ली पर अक्सर मंगोल हमले हो जाते थे। रविपाल कह रहे हैं कि मुगल के बाद की पीडीएफ नहीं मिल रहा है, प्लीज पीडीएफ करवा दो सर। एक बार मैनेजमेंट से रवि बेटे बात कर ले, सब वीडियो जितने पीडीएफ हमने सब दे दिए, एक बार नहीं 3 बार दिए। काजल मैम को भी दिए हैं, अमन सर को दिए हैं और गजेंद्र सर को दिए हुए हैं। 3 लोगों को वीडियो हमने दिए, पीडीएफ दिया हुआ है। तो आप एक बार बात कर लो मैनेजमेंट से, उनके पास पीडीएफ पड़ी है, उनसे डायरेक्ट ले लो। आप उनको कह दो हमें डायरेक्ट भेज दो, उनके मोबाइल में व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ है, वो आपको डायरेक्ट भेज देंगे जो ना मिला हो। तो दूसरा रीजन बेटे यही था, मंगोल आक्रमणकारियों के कारण दिल्ली पर अक्सर इनके हमले हो जाते थे। तीसरा रीजन एमबीटी वांटेड टू पनिश द पीपल ऑफ दिल्ली।
मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली वालों को सजा देना चाहता था। सौरभ मिश्रा जी कह रहे हैं कि अपलोड हो गई है, रवि पाल को मिल ही नहीं रहा है। तो देख लो बेटे, आप मैनेज करो, कैसे नहीं मिल रहा है वहां देखो, आप मिल जाएगा। रवि पाल, सौरभ मिश्रा जी कह रहे हैं अपलोड हो चुकी है। तो ये स्टेटमेंट इब्न बतूता ने दिया है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने बताया। 1333 में इब्न बतूता इंडिया में आया, उसने ही बताया है। कृतिक श्रीवास्तव भी कह रही हैं कि यस सर अपलोड हो गई है। रविपाल जी आप भी ट्राई करें, अपलोड हो चुकी है सारी वीडियो, वहां से आप कलेक्ट कर लो, क्योंकि सारी वीडियो वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर किसी स्टूडेंट ने बैच 1 बैच 2 में किसी स्टूडेंट ने मेरे नोट्स को अगर अच्छी तरह से साफ साफ राइटिंग में बढ़िया सा डिटेल में बनाया हो, हिंदी और इंग्लिश वाले, तो आप हमें या मैनेजमेंट को एक कॉपी आप पीडीएफ बना के दे देते, तो हम बाकी बच्चों को उसको पीडीएफ में डाउनलोड करवा देते, अच्छी तरह से मिल जाता सबको। यदि किसी स्टूडेंट के पास आप में से पीडीएफ बना मैंने नोट्स अच्छी राइटिंग में बनाए हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो प्लीज़ उसको आप मैनेजमेंट को ही पीडीएफ बना करके भेज देते, तो बाकी बच्चों को पीडीएफ देने में आसानी हो जाती। चूंकि इससे पहले भी हमने बच्चों से ही कलेक्ट करवाए हैं, तो वो थोड़ा सा शॉर्ट में है, और जो हम यहाँ पढ़ाए हैं ये थोड़ा सा डिटेल में है। डिटेल वाला बच्चा नोट्स नहीं कर पाता। अगर कोई डिटेल में नोट्स किया हो, चूँकि वीडियो देख देख कर बनाए होंगे आप लोग, तो हम उसको बाकी बच्चों के लिए रख लेते। बेटा कृतिक, ये हिस्ट्री का चाहिए था, हमें हिस्ट्री का चाहिए था हिंदी में और इंग्लिश में। ज्योग्राफी वाले सर के पास तो है, तो हिस्ट्री का अगर मिल जाता है, एक बच्चे ने कहा था देने के लिए, वो दिया ही नहीं बना के। हो सकता है सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद बना के दे अच्छी राइटिंग में। तो मोहम्मद बिन तुगलक की ये पॉलिसी 1326 में ले गया, 27 में वापस लाया। बता दिए हैं आपको ना ये कि 1326 में ले गया। इतनी लंबी दूरी पैदल चलना पड़ा, आधे बूढ़े बुजुर्ग रास्ते में लुढ़क गए। वहां पहुंचे तो वहां का क्लाइमेट सूट नहीं किया, मरने लगे। तो सुल्तान ने कहा ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली चलो। तो कुछ जाते वक्त कुछ आते वक्त। अभी हिस्ट्री पढ़ानी है सर, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये पहली पॉलिसी थी मोहम्मद बिन तुगलक की। अच्छा, ये पॉलिसी फ्लॉप हो गई, इसके फेल होते इसने दूसरी पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया। जैसे इसने गंगा दोआब में लगान ही बढ़ा दिया। तो गंगा दोआब में इसने लैंड टैक्स रेवेन्यू बढ़ा दिया। तो बेटे आज इतना ही पढ़ाते हैं, इसको कल वाली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में कल मॉर्निंग क्लास होगी, तो इस टॉपिक को मोहम्मद बिन तुगलक को हम कंटिन्यू कराएंगे और कल फिनिश करा देंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा काम है, तो नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में हम इसको फिनिश करवा देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।